Welcome to you, my dear students. Students, as we are going through the chapter, the Industrial Revolution, today we are going to discuss the last topic. The topic is debates on the Industrial Revolution. Is it right to be said that the Industrial Revolution or not? So, when we talk about it, until the 1970s, historians used the term Industrial Revolution for changes that occurred in Britain from the 1780s to 1820. ये जो टाइम पीरियड है 1780 से लेकर 1820 का, इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही कहा जाता था 1970 के दशक तक. बट विद द टाइम पीरियड इट हैड बीन चैलेंज्ड बाय द अदर हिस्टोरियंस कि हाउ वी कैन से दैट इट एज अ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिकॉज दिस वॉज द ग्रेजुअल चेंज. मीन्स जो घटना घटी वो सभी जो है बहुत ही ग्रेजुअल हुई. ग्रेजुअल मतलब एक स्टेडी स्पीड से घटी, और ये एक के बाद एक कदम पे आगे बढ़ने वाली घटनाएं थी जो कि पहले से एग्जिस्ट करती थी, उससे फिर आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, इस तरीके से सिस्टम चला. तो हाउ वी कैन से दैट इट एज अ रिवोल्यूशन, क्योंकि जो रिवोल्यूशन होता है वो सडन होता है, उसका असर तुरंत देखने को मिलता है. जबकि इसे जो है 1780 यानी कि 1780 से लेके आज तक का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग रैपिड देखने को मिलता है. तो दिस वॉज द मेन रीजन that it had been challenged by the other historians, how we can say it as a industrial revolution. Except than this, some other arguments had been given by the other people. For example, when we talk about the 19th century, the large regions of England remained untouched by factories and the mines. Therefore, the term industrial revolution was regarded as inaccurate. तो ये भी एक रीजन रहा. और except than this, when we talk about the particular regions, so it was concentrated prominently around the cities of London, Manchester or the Birmingham. So with the help of map, let's find out these cities. This is the London, this is the Birmingham and the Manchester. ये जो cities थी, इन cities के आसपास का जो एरिया था वही concentrated था इंडस्ट्रीज के सेंस में और दी माइंस यहीं पे ज़्यादा देखने को मिला. और साथ ही साथ इन शहरों की जो पॉपुलेशन है वही बड़ी तेजी साथ ग्रो करने लगी, और रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंग्लैंड रिमेन अनटच्ड बाय दिस रिवोल्यूशन. तो इन दिस वे दे चैलेंज इट कि हाउ वी कैन से इट एज अ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो नेक्स्ट इज द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल बेस्ड ऑन न्यू मशीनरी. मशीनरी तो डेवलप कर ली इंग्लैंड ने, बट फॉर दी रॉ मटेरियल, जिसे कॉटन से जिसे कपड़ा बनाना है, थ्रेड बनाना है, वो कॉटन उन्हें उस कॉटन के लिए दे वर डिपेंड ऑन दी अदर कंट्रीज. सिमिलरली व्हाट द फिनिश गुड दे हैव, दे वांट अ मार्केट टू सेल इट. और ये मार्केट जो है केवल उनके अपने ही देश में ही पूरी नहीं पड़ रही थी, एंड फॉर दैट दे हैड टू सेल इट अब्रॉड. तो इसका असर जो है दूसरे देशों में भी देखने को मिला. When we talk about the metallic machinery and the steam power, इसकी तो बात ही क्या करना. हम बात कर रहे हैं 1780 से लेके 1820 के टाइम पीरियड की, और यहाँ तक कि 19th सेंचुरी तक, उसके लेटर 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद तक स्टीम पावर बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता था कुछ ही जगहों पे जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन था. अदरवाइज इट हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द पीपल. सिमिलरली द डिकेड्स आफ्टर 1793 had experienced the disruptive effects of the French Revolutionary and the Napoleonic Wars. ये जो टाइम पीरियड है 1793, ये जो टाइम पीरियड है इस समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, जैसा कि हमने कल देखा था कि जो पीपल वर अदर कंट्रीज था, उसमें इंग्लैंड भी था, दे वर आस्किंग फॉर दी इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट टू वोट एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई सेवरल काइंड ऑफ प्रोटेस्ट हैड बीन टेकन प्लेस. और जो पार्लियामेंट था और जो किंग थे, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उनको सप्रेस करना एनी हाउ. तो इससे भी जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट था वो काफ़ी स्लो रहा. साथ ही साथ 1815 तक, यानी कि 1815 बैटल ऑफ वाटरलू तक, नेपोलियन की वजह से भी जो थी इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ एरिया मतलब बाउंड्रीज से क्रिएट कर दी थी, और इसके लिए भी जो ट्रेड है उस पर असर देखने को मिल रहा था इंग्लैंड के. Technical progress was not limited to these branches, but was visible in other branches like agriculture,
प्रोसेसिंग, पॉटरी, हैंडक्राफ्ट्स एंड अदर। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो केवल इंडस्ट्रीज में ही देखने को नहीं मिलते। वो चेंजेस आप देख सकते थे जो अदर ब्रांचेस थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी चेंजेस हुए। एग्रीकल्चर में वुडन प्लग को हटा के जो है स्टील या फिर आयरन प्लग को यूज किया जाने लगा। न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैड बीन यूज, चाहे वो इरिगेशन के पर्पज से हो, चाहे फिर वो टिलिंग हो या सोइंग सीड हो, सभी चीज़ें जो है वो देखने को मिले, उसमें चेंजेस देखने को मिले। प्रोसेसिंग की जाने लगी, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड प्रोसेसिंग। सिमिलरली पॉटरी, इसमें भी चेंजेस देखने को मिले। और हैंडमेड प्रोडक्ट्स दैट वर प्रेफर्ड बाय द एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ ब्रिटिश। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो कि दूसरी जगहों पे भी देखने को मिले। तो जिसे हम जोड़ के देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रिवोल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि सडन घटनाएं नहीं थी। और इन सर्चिंग फॉर द आंसर as to why British growth may have been faster after 1815 than before, historians have pointed to two things. देखिए, 1815 के पहले जो ये ग्रोथ था वो स्लो था, और ये रैपिड हुआ यानी कि तेज हुआ, ये हुआ 1815 के बाद। तो इसमें स्पीड आ गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे दो रीज़न है जो उन्होंने दिया कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हम 1780 से लेके 1820 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1815 ही मान लीजिए ये टाइम पीरियड, इस समय ब्रिटिश जो था उन्होंने दो चीज़ों पर फोकस किया। पहला क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, और दूसरा क्या, फाइट वॉर्स इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया। इन दोनों पे ध्यान देने की वजह से उनका जो मेन फोकस था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब वो केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस नहीं कर रहे थे इस टाइम पीरियड में, वो इसमें भी इन्वॉल्व थे। नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्रीज के लिए जो कैपिटल था वो कैपिटल बहुत बड़े पैमाने पे स्पेंड हो गया इसमें, वार्स में। और साथ ही साथ जो यूथ था, जो वर्कर्स थे, जो फार्म थे और फार्मर्स थे, इन सभी को जबरदस्ती रिक्रूट किया गया आर्मी में। और साथ ही साथ वार की वजह से जो ट्रेड था, जो प्रोडक्शन था, वो डिक्रीज होने लगा। नतीजा ये हुआ कि इस समय तक 1780 से लेकर 1820 का जो टाइम पीरियड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था, बट इट वाज नॉट सडन, इट वाज नॉट रैपिड, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ओवरऑल this time period cannot be said as the industrial revolution। और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जो बढ़ने का काम मिला, वो ज़्यादा तेजी के साथ ये ग्रो किया, वो देखने को मिला 1850 से 1914 का टाइम पीरियड। अब अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड ऐसा था जब वार्स जो थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे, खासतौर पर ब्रिटेन जिन वार्स में इन्वॉल्व था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस बना चुका था, और अब उसके लिए इंडिया को रूल करना और अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना बहुत ही ईजी था, चाहे वो रॉ मटेरियल को परचेज करने की बात हो या फिनिश गुड को बेचने की बात हो, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों उसके हाथ में था। और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रियली अकर्ड ऑन अ मासिव स्केल, वही बड़े पैमाने पे देखने को मिला। अब जो कुछ सीमित शहर थे इंग्लैंड के, उसमें हमने मैनचेस्टर देखा, बर्मिंघम देखा, लंदन देखा, ये केवल वहाँ तक ना स्पेंड हो गए, ये सीधे सीधे गांव तक भी स्प्रेड हो गए, और इट ट्रांसफॉर्म द होल इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड मच मोर वाइडली एंड डीपली। मतलब ये फैलता गया और ये इतना गहरा और विस्तृत होता गया कि अब जो अर्लियर चेंजेस थे दैट हैड डन, एंड नाउ वी कैन से दैट दिस इज द टाइम पीरियड रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि जब उसका असर पूरे ब्रिटेन में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड लेट्स रिकॉल द चैप्टर what we have done through this chapter. In the first class we have discussed about the introduction and why the Britain, in which we have seen that what is the industrialization, how it had been occurred, and what are the important sources through which the industrialization had been developed। चाहे हम बात करें रेलवे की, हम बात करें कैनल्स की, हम बात करें कोल और आयरन की अवेलेबिलिटी की, इन लोगों ने साथ ही साथ इन्वेंशन की।
तो इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया उसके बारे में बात करी। फिर उन्होंने बात की कि इसी में ही वाई ब्रिटेन, ब्रिटेन में ही ऐसा क्यों हुआ, दुनिया के किसी भी देश में हो सकता था भाई, ब्रिटेन में क्यों हुआ? तो ब्रिटेन में इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। जहां तक दुनिया के और देश थे वहां पे अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, छोटे छोटे राज्यों में बटे थे और दे ट्राई टू डोमिनेट दी अदर्स, तो उनका इस ओर ध्यान ही नहीं गया। इन्वेंशन था, इन्वेंशन के साथ साथ कैपिटल था, ये सभी चीज़ें जो थी इन्होंने ब्रिटेन को फेवर कंडीशन प्रोवाइड करी। और सेकेंड हमने देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ टाउन्स डेवलप हुए, उसके साथ ट्रेड डेवलप हुआ और फाइनेंस डेवलप हुआ, जिसने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट अप किया। टाउन्स जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो लोगों जॉब की सर्च में यहाँ पे पहुंचे और काम की तलाश में शहरों में आबादी बढ़ती चली गई। ट्रेड को फाइनेंसर की जरूरत थी और वो फाइनेंस प्रोवाइड किया किसने? बैंकों ने, जिसमें आपने पढ़ा था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि सबसे फेमस बैंक था वहाँ का, और नंबर ऑफ बैंक जो थे दे वर इंक्रीजिंग रैपिडली इन ब्रिटेन, और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज को ट्रेड को फाइनेंस किया जाए। फिर हमने देखा उसमें कुछ मेजर इंडस्ट्रीज थे जिनको हमें ध्यान देना था, जिसमें हमने पहले पढ़ी कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज। तो आयरन इंडस्ट्री को कहा जा सकता है बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, क्योंकि जितनी मशीनरी यूज होती है सब आयरन और स्टील की ही यूज होती हैं। कोल एंड आयरन इंडस्ट्री की जो अवेलेबिलिटी थी, जब से इसकी शुरुआत हुई तब से अदर इंडस्ट्रीज की शुरुआत ऑटोमेटिकली हो गई। और कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कॉटन की स्पिनिंग जो है वो पहले चरखे पे, यानी कि जो स्पिनिंग व्हील होता था उस पर होती थी, फिर लेटर ऑन स्पिनिंग जेनी हुआ, वाटर फ्रेम हुआ, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ मशीन्स हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच मेक द वर्क इजियर और फास्टर। तो इसने कॉटन इंडस्ट्रीज को सडन बूस्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि स्टीम पावर, हाउ इट वाज हेल्पफुल स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंस टू फेच द वाटर फ्रॉम द माइंस। शुरू में तो इसका यही यूज था, लेटर ऑन इट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मशीनरी सिस्टम टू रन द मशीन्स एज वेल एज इन द ट्रेन्स। कैनल्स एंड द रेलवे, दीज वर द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट एट दैट टाइम। अगर हम कैनल्स की बात करें तो चीपेस्ट मोड था, और आपने देखा था कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के जो शहर हैं या जो भी एरियाज हैं, अगर हम हिली एरियाज को छोड़ दें तो सभी के सभी रिवर से लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ईजी था किसी भी जगह तक पहुंचाने के लिए। और कैनल्स की कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि फ्लड आ जाना, फॉग हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट हो जाना मौसम, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। वाटर का लेवल भी देखना पड़ता था, तो इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कहीं कभी कभी प्रॉब्लम आती थी। उन प्रॉब्लम्स को दूर किया किसने? रेलवे ने, क्योंकि रेलवे अब बन गया सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और रेलवे ने काफ़ी कुछ किया। फिर हमने बात करी कि इन इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले पीपल थे, यानी कि लाइफ ऑफ वर्कर्स की बात करी हमने, जिसमें हमने लाइफ ऑफ वर्कर्स में मैन के बारे में देखा, वुमेन की कंडीशन देखी, और साथ ही साथ हमने चिल्ड्रन की कंडीशन देखी। और ओवरऑल हमने ये देखा कि दे ऑल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। उनको 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चे काम करते थे जो 10 साल या 9 साल के अंडर की एज में थे। ये सारी प्रॉब्लम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स थ्रू लॉ, इन एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए ढेर सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी हुए। इन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को डिफरेंट पीपल ने लीड किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे नेड लुड, जिन्होंने लुडीज का कॉन्सेप्ट लाया और इन्होंने डिमांड्स रखी गवर्नमेंट से ताकि वो लीगल बेस से अपनी प्रॉब्लम्स को रख सके, उनको सप्रेस ना किया जा सके। और रिफॉर्म्स भी आए कुछ इसमें टू द लॉज, चाहे जो डिफरेंट थे, इसमें बच्चों की जो एज है काम करने की वो इंक्रीज की गई, जो अंडर 10 ईयर्स उनको लिए कोई काम नहीं होगा। फिर बाद में उसके लिए सिल्क इंडस्ट्रीज़ में काम मांगा गया, और जो अंडर 14 ईयर थे या जो उससे छोटे थे वो माइंस में वो अंडरग्राउंड में वर्क नहीं करेंगे, और जो वुमेन थी उनके लिए भी ये था सेम प्रोसेस। तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेस लाए गए ताकि हम लाइफ ऑफ वर्कर्स को सुधार सकें। लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोशलिज्म, जो कि रशियन रिवोल्यूशन में आपने पढ़ा, उसके थ्रू काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई इन लोगों को, वर्कर्स को। So this is all about the topic that we have discussed today. Let's have some questions. So question number 1 is how did Britain involvement in war from 1793 to 1815 affect British industries? So in this question, what you have to mention? You have to mention that the lack capital, जो कि किसके लिए था?
इंडस्ट्रीज के लिए वो स्पेंड हो गया किस पे, वार पे। अप्रोक्सीमेटली 35% के करीब वार पे एक्सपेंड हो गया, जिससे कि कैपिटल की शॉर्टेज पड़ने लगी। साथ ही साथ जो वर्कर्स थे, जो यूथ था जो कि इंडस्ट्रीज में काम करता था, उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट किया गया, किस में, रिक्रूटेड इन आर्मी, आर्मी में रिक्रूट किया गया। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको मेंशन करना है। फिर सेकेंड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव बर्थ टू द इंपीरियलिज्म। हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा ब्रिटेन में, तो उसके लिए उसको ढेर बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, क्योंकि सभी का सभी रॉ मटेरियल जो था वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और इसके लिए दे वर लुकिंग फॉर द अदर कंट्रीज, और ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उनको उन्होंने फोकस किया, उनको पॉलिटिकली डोमिनेट किया और उसको अपनी कॉलोनीज बनाई इन रॉ मटेरियल्स के लिए। और रॉ मटेरियल मिलने के बाद अब उनको अपने माल को बेचने के लिए, यानी कि फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए एक मार्केट की जरूरत थी। तो वो मार्केट भी ऐसी नहीं थी कि वो ब्रिटेन में ही सारा प्रोडक्ट बेच सकते थे, क्योंकि मशीनों का प्रोडक्शन फास्ट था और उसके लिए मार्केट भी इन्हें वहीं पे कॉलोनीज जो थी उसी में मिली। तो इसलिए दिस द वन पॉइंट, एक्सेप्ट देन यू कैन थिंक मोर पॉइंट्स। In this way, the industrialization gave birth to the imperialism. You can write it. Now, third is Britain was the first country to experience modern industrialization. Examine the factors responsible for it. भाई इसके पीछे तो काफ़ी फैक्टर हैं जो कि हम अभी शुरू में ही देखे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कैपिटल था, प्रिवेंशन था, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैपिटल, इन्वेंशन, सम मोर, एटलीस्ट 5 you have to search. Or in this way we can say that these are the important factors through which we can say that the Britain was the first country to experience modern industrialization. And I hope you have enjoyed the topic. Thank you. Have a nice day.